दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार के स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। जी हाल ही में केंद्र सरकार ने भी इस मामले में बिहार को पहले स्थान पर रखा था। देश भर में सबसे ज्यादा बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है। गुरुवार को शिक्षकों की बहाली को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। जी हाँ, गुरुवार को पटना हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में यह बात निकलकर सामने आई है कि बिहार में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लगभग 34,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसको लेकर नीतीश सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जवाब मांगा गया है। प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया अंत्योदय अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम चना देने का सरकार ने ऐलान किया है। जी हां, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम चना मुफ्त में दिया जाएगा। जहां यह सेवा 1 दिसंबर से राशन के दुकानों पर मिलना शुरू होगा। आपको बता दें कि इसकी जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम चना देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का दूसरा चरण जुलाई से शुरू हो गया था। जी हां, जो 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। वहीं 1 दिसंबर से राशन के दुकानों पर अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम चना दिया जाएगा। बिहार में नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के सभी गांवों की गलियों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। रोडन विभाग बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि बेडरा ने इसके लिए सर्वे कराने का निर्णय लिया है। जहां इस काम में सरकार के दूसरे विभागों की भी मदद ली जा सकती है। जहां चुनावी मैदान में जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 की घोषणा की थी। इसमें राज्य के हर गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना भी शामिल था। जी सरकार गठन के बाद अब इस घोषणा पर अमल की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि इस योजना का औपचारिक उद्घाटन सरकार के स्तर पर ही होगा, लेकिन योजना का कार्य कैसे हो इसके लिए सर्वे जरूरी है। जी हां, राज्य में गांव और टोलों की संख्या तो है, पर इस गांव में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट की जरूरत है इसका आकलन करना जरूरी है। जी हां, सर्वे में बेरेडा इसी कार्य को अंजाम देगा। अधिकारियों के अनुसार सर्वे में देखा जाएगा कि गांवों में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की आवश्यकता है। घनी और कम आबादी वाले इलाकों में किस तरीके के बल्ब की जरूरत होगी, कितने पोल लगेंगे ये भी देखा जाएगा। जहां सीधे सड़कों पर पोल की दूरी तय होती है, लेकिन गांव में आड़ी तेरी गलियों में यह मानक काम नहीं करेगा। दोस्तों बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन राज्य का सियासी पारा अभी भी 7वें आसमान पर है। जी हां, बीजेपी विधायक ललन सिंह को जेल से फोन करने के मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने लगी है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर ललन पासवान ने दर्ज कराई है। जी हां, उन्होंने ललन यादव पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को रिश्व में प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। जी हां, लालू प्रसाद यादव अब तक एक अकेले बंगले में रहते थे। बीजेपी आरोप लगाती रही कि लालू प्रसाद यादव जेल की सजा नहीं बल्कि बंगले में आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। बिहार में एनडीए के सरकार को गिराने की कोशिश के तहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फोन कॉल की एक और कहानी सामने आई है। जी हां, हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि लालू प्रसाद यादव उनके संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वे लगातार फोन भी कर रहे थे। जी हां, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के आरोपों से पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के उस आरोप को बल मिला है, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव द्वारा विधानसभा स्पीकर के निर्वाचन में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए एक ऑडियो क्लिप ट्वीट किया था। दोस्तों किराए पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि सरकार जल्द आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है। जी हां, आवास एवं शहरी मामले के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा है कि इसके रियल एस्टेट क्षेत्र विशेष रूप से किराया के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। जी हां, मंत्रालय ने 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था। मिश्रा जी ने कहा कि प्रवासियों के लिए उचित किराया आवास परिसर योजना के प्रगति काफी अच्छी है। इस कार्यक्रम के जरिए शहरों में झोपड़पट्टियों को रोका जा सकता है। सरकार ने कुछ
महीने पहले इस योजना की शुरुआत की थी। जहां मिश्रा ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को अनलॉक दिए जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई उपायों के चलते अब घरों की बिक्री सुधर रही है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क घटाया है, जिससे घरों की बिक्री बढ़ी है। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत आपके बैंक अकाउंट में फिर से 2000 रुपए भेजने की तैयारी कर रही है। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त 1 दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ 6 दिन के बाद सरकार आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करेगी। जी हां, इस स्कीम के तहत सालाना 3 किस्त में 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक किसानों को 6 किस्त भेजी जा चुकी है। पिछले 23 महीने में केंद्र सरकार ने 11 करोड़ 17 लाख किसानों को सीधे 95,000 करोड़ रुपए की अधिक की मदद दे चुकी है। जी हां, आपको बता दूं कि कई बार किसान इस स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं, लेकिन उनके खाते में राशि नहीं आती है। अगर आपके पास भी पहले ऐसा हुआ है तो फिर अब आप फटाफट ये लिस्ट चेक कर लें कि इसमें आपका नाम है या फिर नहीं। अब आप घर बैठे बेहद आसान तरीके से जान सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आपको भेजे गए या फिर नहीं। बिहार में फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले शिक्षकों पर कानून का डंडा चल सकता है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक इसको लेकर सरकार ने विभाग को आदेश दिया है कि ऐसे शिक्षकों की लिस्ट तैयार करें जो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। खबर के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने राज्य भर में उच्चतर माध्यमिक पुस्तकालय अध्यक्ष और प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2006 से 2014 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से कराने के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने फर्जी तरीकों से नौकरी करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, निगरानी जांच में बिहार के कई शिक्षकों के अंक पत्रों में गड़बड़ियां मिली है। ऐसे शिक्षकों पर केस दर्ज किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में जालसाजी करके नियुक्त हुए 2 शिक्षकों पर जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाएगी। जी हां, साथ ही साथ फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले इन शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार पंचायती राज्य विभाग में बंपर भर्तियां होने वाली है। इसको लेकर विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को पंचायत में खाली पड़े पदों को भरने के लिए आदेश जारी कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार पंचायती राज विभाग में 1600 पद खाली हैं। राज्य की 8386 ग्राम पंचायतों और 534 प्रखंड कार्यालयों के संचालन के लिए ये पद बनाए गए हैं। जी आपको बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता 12वीं पास हो सकती है। इसको लेकर विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जी हां, जो युवा बिहार पंचायत राज विभाग में नौकरी करना चाहते हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया पर नजर बनाए रखें, क्योंकि विभाग के निर्देश ने कहा है कि इस विभाग में जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों को 2 महीने के अंदर भर दिया जाएगा। बिहार में जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। जी हां, जो आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसी को देखते हुए नीतीश सरकार एक्शन में आ गई है तथा सख्ती दिखानी भी शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने जिले में मास्क जांच अभियान को तेज करें। साथ ही साथ बिना मास्क के भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिखाई देने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। सरकारी आदेश के बाद राज्य के सभी जिलों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जी हां, पुलिस प्रशासन जिले में जगह जगह मास्क चेकिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटना एम्स और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बिना मास्क के घर से बाहर भूल कर भी ना निकलें, जहां यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पेट्रोलियम पदार्थों की आयात पर निर्भरता और प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। जहां इसी कड़ी में दिल्ली से आगरा के बीच देश के पहले ई व्हीकल हाईवे का शुरुआत ट्रायल रन बुधवार से हो गया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सरकार प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर ई वाहन बनाने की तैयारी शुरू कर रही है। जी हां, जयपुर दिल्ली आगरा पहला ई हाईवे होगा जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए विशेष कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। जहां इस योजना के तहत यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते दिल्ली से आगरा के बीच इलेक्ट्रिक बसें और टैक्सियां राह आसान बनाएगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त का प्रयास करने का आरोप लगाया था। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने अपने एक ट्वीट में लालू प्रसाद यादव का एक नंबर शेयर किया था, जिसे अब ट्विटर ने उसे ट्वीट से हटा दिया है। जी हां, ट्विटर ने पूर्व उप मुख्यमंत्री के ट्वीट को नियमों का उल्लंघन बताते हुए इस ट्वीट को हटा दिया है।
बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में एनडीए की ओर से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा विजय रहे। जी हां, स्पीकर के लिए चुनाव में महागठबंधन की ओर से उतरे आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी भले ही मात हार गए हो, लेकिन तेजस्वी यादव विपक्ष को एकजुट करने में सफल रहे। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायकों से लेकर बसपा के एक लौते विधायक तक ने महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया है। जी हां, स्पीकर के चुनाव में एनडीए के लिए उम्मीदवारों को 126 और महागठबंधन को 114 वोट मिले हैं। नतीजे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने स्पीकर विजय सिन्हा को उनकी कुर्सी तक पहुंचाया और बधाई दी। बिहार में ऐसा 5 दशक के बाद हुआ है, यानी कि 50 साल बाद हुआ है जब स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ हो। दीपावली से पहले सब्जियों के दाम इतने ऊपर तक चले गए थे कि उसका असर खुदरा मुद्रास्फीति पर भी दिखाई देने लगा था। जी हां, खुदरा मुद्रास्फीति 7 महीने के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि दिवाली बीतने के बाद सब्जियों के भाव नीचे आना शुरू हो गए हैं। जी हां, मटर आधे से भी कम रेट पर बिक रही है। सर्दियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अदरक भी सस्ती बिक रही है। प्याज के रेट भी काफी हद तक काबू में आ गई है। जी हां, 160 से 60 रुपए प्रति किलो तक मटर आ गई है। एक सब्जी विक्रेता ने बताया कि बीते 15 दिन पहले तक एक के बाद एक लगातार त्योहार मनाए जा रहे थे। छठ पर्व भी था। इस दौरान सब्जियों की खासी डिमांड रही। यही वजह है कि 10 से 15 दिन पहले तक एक बार भी सब्जियों के भाव कम नहीं हुए। लेकिन त्योहार बीतते ही हरी मटर थोक में 60 रुपए किलो पर आ गई है। यही मटर त्योहार के दौरान 160 रुपए किलो तक बिक रही थी। जी हां, सर्दियों के मौसम में अगर अदरक का सबसे ज्यादा कहीं इस्तेमाल होता है तो वह चाय में होता है। जी हां, पिछले सीजन की बात करें तो सर्दी में अदरक के भाव खासे ऊपर चढ़े हुए थे। लेकिन अब नवंबर में भी अदरक थोक में 30 रुपए से 32 रुपए किलो तक बिक रही थी। जी हां, जबकि 50 रुपए किलो बिकने के बाद अब 42 रुपए से लेकर 45 रुपए किलो तक बिक रही थी। आने वाले एक हफ्ते के बाद प्याज के दाम और भी गिर सकते हैं। जी हां, इस वक्त मंडी में सबसे महंगा अगर कुछ है तो वह लहसुन है। लहसुन 110 से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। लेकिन खुला हुआ कलियों के रूप में लहसुन आज भी 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उनको खुद का व्यापार शुरू करने के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की है। जहां इन योजनाओं के लिए लोग सरकार की मदद से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इन कारोबार में रेहड़ी पटरी पर फर लगाने से लेकर के खुद की दुकान या फिर फैक्ट्री और मछली पालन के लिए भी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से मदद मिल रही है। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी कुछ योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। देश में लगे लॉकडाउन ने रेहड़ी पटरी वालों की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए सरकार ने 100 निधि योजना की शुरुआत की है। कोरोना संकट के बीच लोग बड़े पैमाने पर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जहां स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन मिलता है। लोन के लिए किसी गारंटी की भी जरूरत नहीं है। जहां कर्ज लेने वाले को 1 साल में मासिक किस्तों में इसे लौटाना होगा। कर्ज समय पर चुकाने वालों को 7% सालाना की ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ में 1200 रुपए तक की कैश बैक की भी सुविधा है। जी हाँ, PMMY के तहत छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को लोन की सुविधा 3 चरणों में दी गई है। उसमें से एक है शिशु लोन योजना। जी हां, इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन मुद्रा योजना के तहत लिया जा सकता है। उसके बाद आपको बता दूं कि किशोर लोन योजना, इस योजना में लोन की राशि 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की होती है। अंत में आपको बता दूं कि तरुण लोन योजना, इस लोन योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली कूच किए हैं। दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च को रोकने के लिए हरियाणा पंजाब सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। जी हां, भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। जिन बिलों को मोदी सरकार किसानों के हित के लिए उसके लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान आखिर क्यों सड़क पर उतर गए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इस आंदोलन की आखिर जड़ क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP खत्म होने का है। जहां इस बिल से सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी कि मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। हालांकि सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है। जहां लेकिन उसका प्रभाव मंडियों को तबाह कर सकता है। जहां इसका अंदाजा से लगातार किसान डरा हुआ है। जी हां, उसके बाद आपको बता दूं कि इस बिल के जरिए 1 कंट्री 2 मार्केट वाली नौबत पैदा हो सकती है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा। जी हां, मंडियों के बाहर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आपको यह
भी बता दूं कि किसानों की ओर से यह कहा जा रहा है कि आड़त या फिर व्यापार अपने 6-7% टैक्स का नुकसान ना करके मंडियों से बाहर खरीद करेगा। जी हां, जहां उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जिससे मंडी समिति कमजोर होगी तो फिर किसान धीरे धीरे बाजार के हवाले चला जाएगा। किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकार को भी डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदारी सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स नहीं मिलेगा। जी हां, दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है जिसे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब महागठबंधन और आरजेडी के कम अंतर से हारने वाले प्रत्याशियों ने अदालतों का रुख करना शुरू कर दिया है। सोमवार को ही बेहद कम अंतर से हारने वाले हिलसा विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव ने पटना हाईकोर्ट का रुख कर दिया है। जी हां, शक्ति सिंह यादव को याचिका दाखिल करने में देश के नामचीन वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी से मदद मिली है। जी हां, आपको बता दें कि शक्ति सिंह यादव महज 12 वोटों से जेडीयू प्रत्याशी से हार गए थे। कम अंतर से हारने वाले महागठबंधन के तकरीबन 2 दर्जन उम्मीदवार कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। जी हां, आरजेडी सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव के निर्देश पर 3000 वोटों के कम अंतर से हारने वाले महागठबंधन के कई उम्मीदवार कोर्ट जाने के लिए नामचीन वकीलों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर रोड मैप बना लिया है। जी हां, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरकार कोरोना टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी। साथ ही आने वाले बजट 2021 में इसके रोड मैप का ऐलान हो सकता है। जी हां, एजेंसी की माने तो सरकार ने इस संबंध में पूरी योजना तैयार कर ली है। एस्ट्राजेनिका के बल्क में वैक्सीन लेने की तैयारी है। जी हां, अनुमान के मुताबिक देश के एक नागरिक को कोरोना वैक्सीन डोज देने पर $6-7 के करीब यानी कि 500 रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। जहां यही वजह है कि सरकार ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए 500 अरब रुपए का बजट तय कर लिया है। इस बजट का इंतजाम मौजूदा वित्तीय वर्ष के आखिर में किया जाएगा, जहां जिसके बाद वैक्सीन मुहैया कराने में फंड की कमी नहीं होगी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सरकार कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का पूरा खर्च उठाने की तैयारी में है, जहां इस संबंध में आम बजट में ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि फरवरी के अंत में टीकाकरण भी शुरू हो सकता है। भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकारों द्वारा कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की योजनाओं के बीच पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को इसे छलावा और बहुसंख्यकों की एजेंडे का हिस्सा करार दिया है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि यह अदालतों में नहीं टिक पाएगा क्योंकि कानून में विभिन्न धर्मों के बीच विवाह को अनुमति दी गई है। जी हां, पी चिदंबरम ने कहा है कि लव जिहाद पर कानून एक छलावा है, यह बहुसंख्यकों के एजेंडे का हिस्सा है। भारतीय कानून के तहत विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विवाह की अनुमति है, यहां तक कि कुछ सरकारों द्वारा इसे प्रोत्साहित भी किया जाता है। जी उन्होंने कहा है कि कुछ राज्य सरकार द्वारा इसके खिलाफ कानून लाने का प्रस्ताव देना असंवैधानिक होगा। मजदूर संघों की एक दिन की हड़ताल में कुछ बैंक कर्मचारी संगठनों के शामिल होने पर गुरुवार को देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई है। जहां इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों के कई बैंकों की शाखाओं में जमाओं सहित नगद लेन देन प्रभावित हुआ है, जबकि विदेशी मुद्रा और सरकारी लेन देन पर भी असर पड़ा है। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक और निजी क्षेत्र में बैंकों में कामकाज सामान्य रहा। जहां भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ गुरुवार को एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर जोर दिया है। गुरुवार को अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव पर बहस बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन केवल विचार विमर्श का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की भी जरूरत है। यह विकास कार्य को बाधित करता है और आप सभी इसके बारे में जानते हैं। हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों के लिए केवल एक मतदाता सूची का उपयोग किया जाना चाहिए। हम इन सूचियों पर समय और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इससे पहले पीएम मोदी ने कहा है कि मैं हर भारतीय नागरिक को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं संविधान बनाने में शामिल सभी सम्मानित व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर विधानसभा के सभी व्यक्तियों को भी नमन करने का दिन है, जिनके अथक प्रयास से देश को संविधान मिला है। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार पटेल की प्रतिबद्धता को परिणाम करने का दिन है।
दोस्तों बिहार में फिर से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, आए दिन कहीं ना कहीं लूट की घटनाएं सामने आते रहते हैं, पर सुशासन की राज में अपराध पर लगाम कसते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला बिहार के गोपालगंज की है। जी हां, बिहार के गोपालगंज स्थित बैकनपुर थाना क्षेत्र के सिबली गांव में बीती रात बोलेरो तथा बाइक से पहुंचे 15 डकैतों ने एक घर पर ढावा बोल दिया। जी हां, उन्होंने छत के रास्ते पर घर में घुसकर 5 लाख के गहने सहित 9,30,000 रुपए की संपत्ति लूट ली और फिर फरार हो गए। इसके बाद गुरुवार को एफआईआर दर्ज कराई गई। जी हां, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर एसडीपीओ नरेश पासवान ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। पुलिस डकैतों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सिबली गांव निवासी संजय सिंह कोलकाता में काम करते हैं। जी हां, छठ पर्व के अवसर पर वे अपने घर आए हैं। जी हां, बुधवार की रात संजय सिंह तथा उनके घर के लोग सो रहे थे, तभी देर रात एक बोलेरो तथा 3 बाइक पर सवार होकर 15 की संख्या में पहुंचे डकैतों ने उनके घर पर ढावा बोल दिया। डकैत घर में छत के रास्ते घुसे। जहां उन्होंने 5 लाख के गहने सहित 9,30,000 रुपए की संपत्ति लूट ली और फिर आराम से फरार हो गए। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर गुरुवार को आयोजित भारत बंद का असर बिहार में भी दिखा। जहां पटना सहित राज्य के विभिन्न इलाकों में बैंक, बीएसएनएल, आयकर कार्यालय और एलआईसी आदि पर इसका प्रभाव पड़ा। जहां भारत बंद में स्टेट बैंक और निजी बैंकों की शाखाओं को छोड़कर तमाम व्यावसायिक, ग्रामीण और कोऑपरेटिव बैंकों के कर्मचारी शामिल रहे। हड़ताल में 10 केंद्रीय कर्मचारी संगठन तथा राज्यों के कर्मचारी संगठनों के साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक यानी कि मजदूर संगठन भी शामिल थे। जहां इसे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी वाम दल का भी समर्थन मिला। कुल मिलाकर भारत बंद का बिहार में मिला जुला असर दिखा, जहां इससे बैंकों का कामकाज प्रभावित भी हुआ। दोस्तों खगड़िया कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की आर्थिकी की आधार खेती पथारी है। जहाँ रबी की खेती पर ही किसान अपने अपने गुनते बुनते हैं, क्योंकि मुख्य फसल मक्का और गेहूं है। मक्का को लेकर खगड़िया के प्रसिद्ध देश स्तर पर है। मक्का यहाँ पीला सोना के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पीला सोना पर ही बेटे की सगाई और बेटे की पढ़ाई निर्भर है। लेकिन रबी की खेतों पर फिलहाल संकट के बादल कायम है। जहाँ खाद बीज की किल्लत है, खेतों में जल जमाव और धान की सरकारी दर पर खरीदारी शुरू नहीं होने से किसान परेशान है। अगर तैयार धान की सही कीमत मिले तो फिर किसान रबी की खेती करे। हालांकि धान खरीदों के लेकर डीएम ने अधिकारियों की बैठक करके निर्देश दिए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके बावजूद प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी की गई ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार में 682 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,33,142 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,107 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जिसका इलाज चल रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 211 नए मामले सामने आए हैं। जहां इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,33,142 हो गया है। जहां इन सभी चीजों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। जहां कोरोना को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बिना मास्क घूमने वालों पर फाइन भी लगाया जा रहा है। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में विधानमंडल दल की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। जी हां, आज सेंट्रल हॉल में राज्यसभा का अभिभाषण और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन पारित हुआ। जहां राज्यपाल के अभिभाषण के पहले विपक्ष के सदस्यों ने किसानों के मुद्दे पर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। मानसून सत्र में विधानसभा के चौथे दिन कांग्रेस की तरफ से जमकर हंगामा देखने को मिला। जी हां, धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांगों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही धान की खरीदारी को लेकर सरकार से मांग की गई। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने बताया कि नीतीश जी जवाब दे, किसान धान कहां बेचे। बिहार में एक सप्ताह में चोरों का तांडव अपने चरम पर है। जहां लगातार 7वें दिन बंद पड़े दुकानों से करीब 50,000 नकदी सहित मोबाइल और एटीएम की चोरी हुई है। जी हां, पूर्ण जिला के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी स्थित वैष्णो स्टील फर्नीचर की दुकान में बने कमरे में इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जी हां, सबसे दिलचस्प बात यह है कि रात 1 बजे के बाद से दुकान के कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज गायब है। जी हां, चोरों ने हार्ड डिस्क भी गायब कर दिया है। दुकान के मालिक उमेश कुमार ने बताया कि उन्हें आसपास के लोगों पर भी शक है, जो आए दिन उनके दुकान के शेड पर पत्थर और गिट्टी से हमला करते रहते हैं।
बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की परीक्षा फॉर्म के शुल्क और इंटर रजिस्ट्रेशन 2022 के शुल्क जमा करने की तिथि 5 दिसंबर तक बढ़ा दी है। जी हां, इस दौरान जिन छात्रों का शुल्क जमा नहीं हो पाया है वे जल्द से जल्द शुल्क जमा कर दें। जी हां, बोर्ड ने यह निर्देश सभी जिला शिक्षा कार्यालय को दिया है। जी हां, बोर्ड की माने तो 2021 की इंटर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले कई छात्रों के शुल्क अभी स्कूल प्रशासन द्वारा जमा नहीं किया गया है। यही स्थिति रजिस्ट्रेशन में भी है। जी हां, ऐसे में 5 दिसंबर तक स्कूल प्रशासन द्वारा शुल्क जमा किया जाए। शुल्क जमा नहीं करने पर स्कूल प्रशासन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जहां बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक होगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहां तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।